क्रिएटिविटी एक फुलफिलिंग लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, लेकिन इसके इतने अहम होने के बावजूद लोगों को यही नहीं पता होता कि ट्रू क्रिएटिविटी बोलते कैसे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिव होने का मतलब तो सिर्फ पेंट करना, म्यूजिक बनाना या गाने जैसी चीजें होती हैं। लेकिन क्रिएटिव होने का असली मतलब बस इतना होता है कि आप अपनी इमेजिनेशन और अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स की मदद से रियल लाइफ में किसी यूनिक चीज को जन्म दे पाओ जो ब्यूटी, इंस्पिरेशन या एंटरटेनमेंट का सोर्स हो। ट्रू क्रिएटिविटी कोई स्किल नहीं होती जिसे कोई भी इंसान प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकता है, बल्कि ये आपके अनकॉन्शियस माइंड की पावर होती है जिसे बस आपने अपने थ्रू अपना काम करने देना होता है। यही रीजन है कि क्यों बहुत सी इंस्पिरेशंस और आइडियाज हमें हमारे सपनों में आते हैं, जब हमारे अनकॉन्शियस माइंड पर कॉन्शियस माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होता। जो भी इंसान ज्यादा सोचता है, रैशनल रहता है और बस लॉजिक को ही सही मानता है, फीलिंग्स को नहीं, वो कभी भी अपने अनकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिविटी को एक्सेस कर ही नहीं पाता। यहाँ तक कि महान राइटर जॉर्ज एलियट भी अपनी राइटिंग्स में यही बोलती थी कि अपनी बुक्स लिखते टाइम उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें किसी दूसरी पर्सनालिटी ने पोजेस कर रखा था और उनका हर वर्ड उनका नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद किसी दूसरे जीनियस का था। जर्मन नॉवेलिस्ट गर्था अपने नॉवल द सॉरोज ऑफ यंग वर्थर के बारे में बोलते हैं कि ये बुक मैंने बिल्कुल अनकॉन्शियसली लिखी है। जिस तरह से एक इंसान नींद में चलता है वैसे ही मेरे हाथ चल रहे थे और बाद में मैं खुद सरप्राइज्ड हुआ ये देखकर कि मैंने इसमें क्या लिखा है। सिमिलरली जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने भी अपने सबसे मुश्किल दौर में सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा लिखी थी और उन्हें अगले कई नॉवेल्स लगे ये एक्सप्लेन करने में कि उन्होंने ज़ाराथुस्त्रा में बोला क्या था। ये होती है ट्रू क्रिएटिविटी। इसलिए अगर आप भी क्रिएटिव बनने की हिम्मत रखते हो तो इस एपिसोड में दिए पॉइंट्स को ढंग से समझना। नंबर 1, अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम करो, क्योंकि क्रिएटिविटी शुरू होती है इस विजन के साथ कि आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कोई नई चीज क्रिएट करना चाहते हो। इस प्रोसेस के शुरुआती स्टेजेस में तो आप काफी मोटिवेटेड होते हो अपने इस विजन के साथ कि आप अपने एक थॉट को रियलिटी बनाने वाले हो। जैसे जब भी आप अपना कोई स्कूल प्रोजेक्ट, कोई पेंटिंग, कोई आर्टिकल लिखना, बिजनेस का काम करना या सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हो, तब जब उसकी शुरुआती एक्साइटमेंट चली जाती है तब आपके अंदर सेल्फ डाउट और अपने इस काम को पूरा ना कर पाने की चिंता आती है। आप खुद से बोलते हो कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा था जो मैंने ये सोच लिया कि मैं कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इस पॉइंट पर आपको ये समझने की जरूरत होती है कि सेल्फ डाउट क्रिएटिव प्रोसेस का ही पार्ट होता है। हर इंसान ये रियलाइज करता है कि चाहे वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो कभी भी अपने आइडियल विजन को रियलिटी नहीं बना पाएगा। पर एक असली क्रिएटिव जीनियस और एक एवरेज आर्टिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि एक इंसान अपने इस सेल्फ डाउट के बावजूद अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और एक मास्टरपीस को जन्म देता है, और दूसरा बस अपनी ओवर थिंकिंग से ही अपने सारे काम और अपने विजन को खराब कर देता है। नंबर 2, क्रिएटिव बनने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं होती जो हंसी मजाक में पूरी हो जाए। ये रास्ता अड़चनों, दुखों, मुश्किलों और निराशा से भरा होता है और बिना हिम्मत या साहस के हम कभी भी अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को रीच कर ही नहीं पाएंगे। नंबर 3, केओस और इंस्टेबिलिटी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। हर क्रिएटिव इंसान केओस में से ही अपनी सारी पावर लेता है, क्योंकि एक स्टेबल एनवायरनमेंट में किसी भी नई चीज को क्रिएट करने की एबिलिटी नहीं होती। अगर एक एनवायरनमेंट में चीजें बहुत मोनोटोनस और स्टेबल हो गई हैं, तो एक क्रिएटर को खुद ही केओस और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है और थोड़ा डिस्ट्रक्टिव बनना पड़ता है। स्पेनिश पेंटर पाब्लो पिकासो बोलते थे कि क्रिएशन का हर एक्ट क्रिएशन से पहले डिस्ट्रक्शन होता है। ये चीज एक्सप्लेन करती है कि क्यों ज्यादातर ट्रूली क्रिएटिव लोग यूजुअली मेंटली अनस्टेबल होते हैं या वो हमेशा कई मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं। जिस तरह से ये बोला जाता है कि यूनिवर्स केओस में से निकला है, वैसे ही क्रिएटिविटी इंटरनल केओस से निकलती है। नंबर 4, क्रिएटिविटी रैशनल थिंकिंग और रिजिडिटी की ऑपोजिट होती है। रैशनैलिटी और रिजिडिटी लेफ्ट हेमिस्फीयर से रिलेटेड हैं और क्रिएटिविटी हमारे राइट हेमिस्फीयर से। दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिस वजह से अगर आप हमेशा अपने दिमाग में बैठे रहते हो या आपकी थिंकिंग बहुत ही रिजिड है तो आपके लिए कुछ भी क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा। अपनी बुक द करेज टू क्रिएट में ऑथर रोलो मे बोलते हैं कि हर तरह के बिलीवर्स, चाहे वो साइंटिफिक हो, इकोनॉमिक, मॉरल या फिर पॉलिटिकल, हर ऐसा इंसान एक ट्रू आर्टिस्ट से डरता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हर क्रिएटिव इंसान जिस तरह से किसी नई चीज को जन्म दे सकता है, वैसे ही वो अच्छे से काम करने वाले ऑर्डरली सिस्टम्स को खत्म भी कर सकता है। क्रिएटिव इंपल्स अनकॉन्शियस की आवाज है जो अपने आप में रैशनैलिटी के लिए एक थ्रेट होती है, जिस वजह से हर क्रिएटिव इंसान को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ना तो वो एक रिजिड सोसाइटी में अपना बेस्ट काम कर सकता है और ना ही वो अपने आप को इतना केओटिक बना सकता है कि वो हर ऑर्डरली चीज को ही डिस्ट्रॉय करना चालू कर दे
कुछ नया क्रिएट करने के लिए। नंबर 5, क्रिएटिव होने के लिए ऑब्सेस्ड होना जरूरी है। यानी क्रिएटिव बनने के लिए आपको अपने काम में फुली इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि आपको इंस्पिरेशन तब तक नहीं आएगी जब तक आपका ध्यान 10 अलग चीजों में बटा हुआ होगा। जेन्युइन क्रिएटिविटी आपके खाली समय में नहीं आती कि आप अपने वीकेंड्स पर कुछ नया ट्राई कर लो या फिर कभी कभी एक हॉबी का मजा ले लो। इसके बजाय ट्रू क्रिएटिविटी एक जीने का तरीका है, जिसमें आप एक्सटर्नल क्रिएशन के साथ साथ अपने आप को इंटरनली भी बदल रहे होते हो। और तभी स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग बोलते थे कि अगर आपके पास कुछ क्रिएट करने के लिए नहीं है तो शायद आपको अपने आप को ही क्रिएट करना चाहिए।